नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी, एक चौंकाने वाली खबर के बारे में, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जी हाँ, खबर बिल्कुल सीधी और चौंकाने वाली है। एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है। और ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है। इसके पीछे जो रकम है वो सुन के होश उड़ जाएंगे। अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी की कोई भी जानकारी देने वाले के लिए $50 मिलियन का इनाम रखा था। जी हाँ, पूरे $50 मिलियन। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा शुरू से समझते हैं। ये कहानी है अमेरिका बनाम निकोलस मादुरो की। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस सब की जड़ें हमें मिलती हैं साल 2020 में, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर कुछ बहुत बहुत संगीन आरोप लगाए। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे। नार्को टेररिज्म मतलब ड्रग्स की तस्करी के जरिए आतंक फैलाना, कोकेन की तस्करी और तो और हथियारबंद गुटों के साथ साजिश रचना। इतना ही नहीं, उन पर कार्टेल ऑफ द सन्स नाम के एक ड्रग कार्टेल का सरगना होने का भी इल्जाम है, जिसे कथित तौर पर वेनेजुएला के ही बड़े बड़े सरकारी अफसर चलाते हैं। अब ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है ना? कि एक बस ड्राइवर, एक मामूली बस ड्राइवर आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के निशाने पर कैसे आ गया? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये कहानी है एक बस ड्राइवर की राष्ट्रपति बनने की, एक शागिर्द की जो सत्ता के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंच गया। देखिए, मादुरो की कहानी किसी आलीशान महल से शुरू नहीं हुई। 90 के दशक की शुरुआत में वो काराकास में एक बस ड्राइवर थे और एक ट्रेड यूनियन के नेता भी। उसी दौरान वो एक कट्टर सैनिक ह्यूगो शावेज के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। फिर आया साल 1994, जब उन्होंने शावेज को जेल से रिहा कराने के लिए एक कामयाब अभियान चलाया और बस यहीं से उनकी किस्मत पलटी। 1998 में जब शावेज राष्ट्रपति बने तो मादुरो ने भी एक सांसद बनकर राजनीति में एंट्री ले ली और देखते ही देखते 2013 में शावेज के निधन के बाद वो उनके चुने हुए उत्तराधिकारी बने और राष्ट्रपति चुनाव भी जीत गए। लेकिन मादुरो के राष्ट्रपति बनने के साथ ही वेनेजुएला के बुरे दिन शुरू हो गए। जो हुआ वो एक राष्ट्रीय तबाही से कम नहीं था। अब बात करते हैं वेनेजुएला के पतन की। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 2014 से 2021 के बीच वेनेजुएला की जीडीपी में 75% की गिरावट आ गई। मतलब सोचिए जरा, किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था का 3/4 हिस्सा बस हवा में उड़ गया हो। तो इस आर्थिक तबाही का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? इसका अंजाम बहुत भयानक था। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग तरसने लगे खाने और दवाओं के लिए। हालात इतने बुरे हो गए कि लाखों लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। और जब लोगों ने 2014 और 2017 में इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी आवाज को बेरहमी से कुचल दिया गया। मानवाधिकार संगठनों ने तो टॉर्चर और बिना मुकदमे के हत्याओं जैसे संगीन आरोप भी लगाए। अब जाहिर है, जब एक देश में इतना कुछ हो रहा हो तो दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। तो चलिए देखते हैं कि मादुरो के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे और क्यों बढ़ा। सबसे बड़ा मुद्दा तो बने हाल के चुनाव। 2024 में जब वो दोबारा चुने गए तो विपक्ष ने भी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। जहां तक अमेरिका की बात है, वो तो कई सालों से मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति मानता ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल कारोबार पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर और उसके बड़े बड़े अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा और भविष्य में क्या हो सकता है। इसका अंदाजा लगाने के लिए कभी कभी हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ते हैं। मादुरो का ये मामला ना हमें सीधे पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा की याद दिलाता है। बात है 1989 की, जब अमेरिका ने पनामा पर हमला करके नोरिएगा को पकड़ लिया था। उन पर आरोप क्या थे? वही ड्रग तस्करी। उन्हें सीधा मियामी लाया गया, अमेरिकी अदालत में केस चला और सजा भी हुई। अब ऐसा लगता है कि मादुरो भी उसी रास्ते पर हैं। उन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा और मुकदमा भी अमेरिकी जमीन पर ही चलेगा। हालांकि ये भी सच है कि 1989 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है और इसके भू राजनीतिक मायने भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो इस मुकदमे में दांव पर क्या लगा है? सिर्फ एक इंसान की आज़ादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया है, ये फैसला सिर्फ निकोलस मादुरो की किस्मत तय नहीं करेगा, बल्कि ये लैटिन अमेरिका के साथ वॉशिंगटन के रिश्तों और दुनिया में ताकत के खेल के नियमों को भी दोबारा लिखेगा। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं
क्या ये सिर्फ एक आदमी पर चल रहा मुकदमा है, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय ताकत के खेल में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत देख रहे हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।